हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। आज हम लोग बेटा बात करेंगे स्पेक्ट्रम के लेक्चर 2 की। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में स्पेक्ट्रम के बारे में देखा था लेक्चर 1 में कि किस तरीके से स्पेक्ट्रम गेट होता है, कैसे होता है। आज हम लोग बेटा बात करेंगे स्पेक्ट्रम के लेक्चर 2 की। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। ठीक है बेटा, किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होते हैं इसको समझते हैं। तो अब आपके सामने यहाँ पर बेटा आपको दिखाई दे रहा होगा एक टेबल है। इस टेबल को थोड़ा सा देखते हैं। देखिए इस टेबल में क्या क्या लिखा है। नेम ऑफ द वेव, फिर वेवलेंथ इन नैनोमीटर, फिर डिस्कवरर, फिर दिया है सोर्स एंड द लास्ट वन इज मेथड ऑफ द डिटेक्शन। तो हम कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देखते हैं, उसमें और भी सारे स्पेक्ट्रम होते हैं, उनकी वेवलेंथ, उनके डिस्कवरर कौन थे या फिर सोर्स क्या है और उनको किस तरीके से डिटेक्ट किया जाता है, देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा आती है गामा रेज। कौन सी रेज आती है बेटा? गामा रेज। गामा रेज की जो वेवलेंथ होती है बेटा वो बिलो 0.01 नैनोमीटर होती है। 0.01 नैनोमीटर होती है गामा रेज की वेवलेंथ। इसके डिस्कवरर कौन थे? बैक्वेरेल एंड क्यूरी। बैक्वेरेल एंड क्यूरी, मैडम क्यूरी के नाम से सुना होगा आपने। तो बैक्वेरेल एंड द क्यूरी इज द डिस्कवरर ऑफ द गामा रेज। इसका सोर्स क्या है? ये रेज हमें कहां से निकलती हुई दिखाई देती है? कह रहा है इन कॉस्मिक रेज, जो सन से आने वाली रेज हैं वहां से निकलती हैं। फ्रॉम रेडियो एक्टिव सबस्टेंस, यानी कि जो गामा रेज हैं वो कॉस्मिक रेज यानी कि सन से आने वाली रेज से तो मिलती ही मिलती हैं, साथ ही साथ हमें रेडियो एक्टिव सबस्टेंस से भी गामा रेज निकलती हुई दिखाई देती हैं। इसका किस तरीके से डिटेक्शन होता है? कह रहा है बाय दियर लार्ज पेनिट्रेटिंग पावर। इसका जो पेनिट्रेटिंग पावर है ये काफी लार्ज होता है, इससे हम इसको डिटेक्ट भी कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट रे एक्सरे। एक्सरे की जो वेवलेंथ होती है बेटा वो बिटवीन 0.01 से 1 नैनोमीटर तक की रेंज होती है इसकी। ठीक है, वेवलेंथ की। इसको किसने डिस्कवर किया था? रॉन्टजेन ने किया था। ठीक है, इसको किसने डिस्कवर किया था? रॉन्टजेन ने। और इसका सोर्स क्या है? क्या रहा है? फ्रंट अ हैवी मेटल टारगेट ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट व्हेन हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स आर स्टॉप्ड बाय इट। तो क्या रहा है? फ्रंट ए हैवी मेटल टारगेट, एक हैवी मेटल टारगेट ऑफ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और उस पर हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन स्टॉप होते हैं, तो एक्सरे निकलती हुई दिखाई देती है। इसका मेथड ऑफ डिटेक्शन क्या है? कह रहा है बाय द फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस्ड ऑन अ जिंक। जब ये जिंक पे जाता है, जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पर, तो ये फ्लोरोसेंस यानी कि चमकने वाली, जैसे कुछ चमक सी रोशनी, यानी कि एक चमकीला सा कुछ एफरवेसेंस टाइप का आपको दिखाई देता है, फ्लोरोसेंस टाइप का दिखाई देता है। द फोटोग्राफिक फिल्म गेट अफेक्टेड। अब ये जो फोटोग्राफिक फिल्म होती है उसको भी ये अफेक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद आता है अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे तो इसकी वेवलेंथ होती है बेटा 1 से लेके 400 के बीच में इसकी वेवलेंथ होती है। इसके डिस्कवरर थे रिटर। इसका सोर्स क्या है? सनलाइट, आर्क लैंप, स्पार्क, ये सब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यानी कि तरीके से स्पेक्ट्रम जनरेट करते हैं। मेथड ऑफ डिटेक्शन बाय दियर केमिकल एक्टिविटी ऑन डाई। डाई के साथ केमिकल एक्टिविटी यानी कि केमिकल रिएक्शन। फोटोग्राफिक प्लेट्स गेट इफेक्टेड, इट कॉजेज फ्लोरोसेंस, यानी कि ये भी फ्लोरोसेंस यानी कि चमक पैदा करता है। इसके बाद आता है बेटा विजिबल लाइट, जिसको हम देख सकते हैं। तो ये 400 से लेके 800 नैनोमीटर तक इसकी क्या होती है? वेवलेंथ। इसको किसने डिस्कवर किया? न्यूटन ने डिस्कवर किया। ठीक है, सोर्स क्या है? सनलाइट है, लाइट फ्रॉम इलेक्ट्रिक बल्ब है, फ्लेम है, व्हाइट हॉट बॉडीज है, ये सब इसके सोर्स हैं। इसका डिटेक्शन क्या रहा है? अदर ऑब्जेक्ट कैन बी सीन इन द प्रेजेंस, यानी कि इसके प्रेजेंस में किसी भी ऑब्जेक्ट को तुम देख सकते हो अगर उसका रिफ्लेक्शन हमारी आंखों तक आ रहा है तो। ओके, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड क्या है? इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 800 से लेके 10⁻⁶ तक होती है। इसके डिस्कवरर हर्सेल। सोर्स लैंप विद द थोरिएटेड फिलामेंट, हीटेड सिलिकॉन कार्बाइड रॉड और रेड हॉट बॉडीज, ये सब इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम को जनरेट करती हैं। इसका मेथड ऑफ डिटेक्शन हीटिंग इफेक्ट इज मोर, हीटिंग इफेक्ट ज्यादा हो। द मर्क्यूरी राइजेस रैपिडली व्हेन द थर्मामीटर विद द ब्लैकेंड बल्ब इज केप्ट इन दिस रेडिएशन। ओके, तो मर्क्यूरी ज्यादा राइज करती है अगर उसका बल्ब ब्लैकेंड कर दिया जाए। माइक्रोवेव्स, इसकी जो वेवलेंथ होती है बेटा 10⁻⁶ to 10⁻10 तक होती है। इसके डिस्कवरर हर्ट्ज,
इसका सोर्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज द क्रिस्टल ऑसिलेटर। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे होती हैं उनमें माइक्रोवेव्स वगैरह आती हैं। मेथड ऑफ डिटेक्शन क्या है? ऑसिलेटरी इलेक्ट्रिकल सर्किट, ऑसिलेटरी इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये सब इसको स्पेक्ट्रम को जनरेट करती हैं। रेडियो वेव्स अबव 10 टू द पावर 10 नैनोमीटर की इसकी क्या होती है? वेवलेंथ होती है। डिस्कवरर कौन थे? मार्कोनी। डिस्कवरर कौन थे? मार्कोनी। सोर्स क्या है? टीवी एंड द रेडियो ट्रांसमीटर्स वगैरह इसके सोर्स हैं। कैसे पता चलता है? इसका पता करने के लिए लिखा है एरियल ऑफ द रेडियो एंड द टीवी रिसीवर। ये सारे जो इसके एरियल्स वगैरह होते हैं उससे हमको इसका डिटेक्शन होता है। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि बेटा द अप्रोक्सीमेट रेंज ऑफ, देखिएगा यहां लिखा है द अप्रोक्सीमेट रेंजेस ऑफ द वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सबकी अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अगर मैं बात करूंगा गामा रेज की, तो गामा रेज की जो वेवलेंथ है शॉर्टर देन एंगस्ट्रॉन। ओके, ये शॉर्टर देन 1 एंगस्ट्रॉन के आसपास कह रहा है। ठीक है, अब देखिएगा शॉर्टर देन, बिलो 0.1 एंगस्ट्रॉन यहां लिखा है ना, तो शॉर्टर देन 0.01 एंगस्ट्रॉन और वेवलेंथ इज इक्वल टू बिलो 0.1 नैनोमीटर, ये आपको देखा ही होगा। उसके बाद कह रहा है और इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है बेटा वो 10 टू द पावर 19 हर्ट्ज से अबव होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 10 टू द पावर 19 से अबव होती है। इसके बाद आता है एक्सरे। एक्सरे की जो वेवलेंथ होती है वो 0.1 एंगस्ट्रॉन से लेकर 100 एंगस्ट्रॉन तक होती है। और लेमडा यानी कि वेवलेंथ को हम लोग ऐसे भी, आप एंगस्ट्रॉन के टर्म में लिखना चाहें एंगस्ट्रॉन के टर्म में लिखिए, अगर आप नैनोमीटर के टर्म में लिखना चाहें नैनोमीटर के टर्म में लिखिए। और वेवलेंथ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.01 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है इसकी बेटा? फ्रीक्वेंसी होती है बेटा इसकी 3 × 10 टू द पावर 19 से लेकर 3 × 10 टू द पावर 16 हर्ट्ज तक की इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ओके, आगे अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है बेटा, अल्ट्रावायलेट रेज की जो वेवलेंथ होती है वो 100 एंगस्ट्रॉम से लेके 4000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। यानी कि वेवलेंथ इसकी 10 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर तक होती है। इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है बेटा वो 3 × 10 टू द पावर 16 से लेकर 7.5 × 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, आगे विजिबल लाइट्स, क्या कहता है बेटा? विजिबल लाइट, जो विजिबल लाइट रेंज होती है इसका भी वेवलेंथ 400 एंगस्ट्रॉम से लेके 800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। यानी कि वेवलेंथ को इसकी हम लोग 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर के आसपास मानते हैं। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है बेटा वो 7.5 × 10 टू द पावर 14 से लेकर 3.75 × 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज होती है। ओके बेटा, आगे इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन की जो वेवलेंथ होती है बेटा वो 8000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10 टू द पावर 7 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो ये रेंज जो है बेटा ना इंफ्रारेड की बहुत बड़ी रेंज होती है। ये रेंज अपने आप में बहुत बड़ी है कि 8000 से लेकर यानी कि 10 टू द पावर 3 से स्टार्ट होकर 10 टू द पावर 7 तक सीधे ये रेंज जा रही है। यानी कि इनकी जो वेवलेंथ होती है वो 800 नैनोमीटर से लेकर सीधे 1 mm तक। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी जो इनकी होती है वो 3.75 × 10 टू द पावर 14 टू 3 × 10 टू द पावर 11 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी होती है। ओके, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के लिए कह रहा है कि वेवलेंथ की रेंज जो होती है इनकी 10 टू द पावर 7 एंगस्ट्रॉम टू 10 टू द पावर 11 एंगस्ट्रॉम। ये रेंज भी काफी बड़ी है, यानी कि 1 mm टू 10 मीटर। ठीक है, ये इनकी होती है वेवलेंथ। और इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है बेटा वो 3 × 10 टू द पावर 11 टू 3 × 10 टू द पावर 7 हर्ट्ज की बेटा इनकी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो रेडियो वेव्स होती हैं इनकी वेवलेंथ होती है बेटा 10 टू द पावर 11 एंगस्ट्रॉम। यानी कि लेमडा जो होता है एक तरीके से वेवलेंथ जो होती है वो 10 मीटर से बड़ी होती है। ठीक है, और उनकी फ्रीक्वेंसी 3 × 10 टू द पावर 7 हर्ट्ज से नीचे होती है। इज दैट क्लियर? ओके बेटा, ये जो पोर्शन आएगा ये थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादातर है, इसमें कोई बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, थ्योरेटिकल पोर्शन है। प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉमन टू ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? देखिएगा क्या रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन। इनको कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए। दे ऑल ट्रेवल विद द सेम स्पीड इन द मीडियम,
ये किसी भी मीडियम में, किसी भी मीडियम का मतलब सारे मीडियम में नहीं, सिर्फ वैक्यूम या एयर के रिस्पेक्ट में कह रहा है, लेकिन बाकी अदर्स मीडियम में सबकी स्पीड चेंज हो जाती है। ठीक है, कह रहा है दे ऑल ट्रेवल विद द सेम स्पीड इन मीडियम लाइक वैक्यूम एंड एयर, स्पीड इज इन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दे एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इनमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टीज होती है। आगे कह रहा है इन रिफ्रैक्शन व्हेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर देयर इज ए चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, स्पीड एंड वेवलेंथ बट इट्स फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज। अब कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं तो दूसरे मीडियम में जब ये जाएंगी तो इनकी वेवलेंथ, स्पीड, इन डायरेक्शन सब में चेंज आएगा, लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, आगे कह रहा है बेटा देयर वाज आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होती है, यानी कि उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का या मैग्नेटिक फील्ड का इन रेस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता। These waves are transverse wave, ये ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती हैं। ओके, आगे कह रहा है प्रॉपर्टीज एंड द यूजेस ऑफ डिफरेंट रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आइए देखते हैं कि इनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज आती हैं, क्या क्या यूजेस आते हैं। तो वन बाय वन हम लगभग 7 टाइप ऑफ रेज को देख रहे थे, उन सबके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है बेटा गामा रेज। तो गामा रेज के बारे में जानते हैं कि इनकी जो वेवलेंथ होती है वो 0.1 एंगस्ट्रॉम से कम होती है, यानी कि 0.01 नैनोमीटर से भी कम होती है। ठीक है, तो ये तो पहली ये तो गामा रेज के बारे में हम इतना जानते हैं। कह रहा है द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लेस देन 0.1 एंगस्ट्रॉम। ओके बेटा, अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। कह रहा है लाइक एक्सरे दे कॉजेस फ्लोरेसेंस, ये फ्लोरेसेंस जनरेट करती हैं when they strike on the fluorescent material just like zinc sulfide, यानी कि जब भी ये जिंक सल्फाइड पे, याद रखना बेटा, जब भी ये जिंक सल्फाइड पे गिरती हैं ये फ्लोरेसेंस यानी कि चमक पैदा करती हैं। आगे कह रहा है they can easily penetrate through the thick metallic sheet even 30 सेंटीमीटर आयरन शीट, 30 सेंटीमीटर की आयरन शीट को भी ये पेनिट्रेट करते हुए आगे जाता है। आगे कह रहा है गामा रेडिएशन इजिली पास थ्रू द ह्यूमन बॉडी कैन कॉज इमेंस बायोलॉजिकल डैमेज। लेकिन अब देखिएगा ये जो गामा रेज होती हैं ये हमारी पूरी बॉडी को बहुत ही इजीली पेनिट्रेट करती हैं और ये एक बायोलॉजिकल डैमेज को बहुत बड़ा कॉज होता है। ठीक है, यानी कि जहां पर कुछ ऐसी जगह है जहां रेडिएशन वगैरह होती हैं तो वहां गामा रेज आ रही हैं, तो वहां के पीपुल्स हमेशा किसी ना किसी प्रॉब्लम से सर्वाइव कर रहे होते हैं, क्योंकि वो रेडिएशन के थ्रू उनमें बायोलॉजिकल डैमेज आते हैं, उनका शरीर खराब होता जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है यूजेस, यूजेस क्या क्या होते हैं। कह रहा है दे आर यूज्ड इन द मेडिकल साइंस टू किल कैंसर सेल। गामा रेज का यूज कैंसर सेल को किल करने में होता है। क्या करने में बेटा, मेडिकल साइंस में कैंसर सेल्स जो होते हैं उनको किल करने में होता है, यानी कि इसके थ्रू कैंसर की ट्रीटमेंट की जाती है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं रेडियोथेरेपी। क्या बोलते हैं, रेडियोथेरेपी। एंड इन इंडस्ट्री टू चेक वेल्डिंग, वेल्डिंग में भी किया जाता है। ठीक है, क्योंकि गामा रेज पेनिट्रेट करती हैं आयरन शीट को 30 सेंटीमीटर तक। इसके बाद आता है बेटा एक्सरे। एक्सरे क्या है, कह रहा है एक्सरे आर द गिवन आउट फ्रॉम अ हैवी मेटल टारगेट ऑफ ए हाई मेल्टिंग पॉइंट व्हेन हाईली एनर्जेटिक कैथोड रेज आर स्टॉप्ड बाय इट। दे हैव ए वेवलेंथ, इनकी वेवलेंथ होती है 0.1 से लेके 100 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है बेटा, ये चीज हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि इनकी वेवलेंथ वगैरह के बारे में हम थोड़ा सा शेयर करेंगे। आगे देखिएगा इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। कह रहा है एक्सरेज आर केमिकली मोर एक्टिव देन द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, दे स्ट्रांगली अफेक्टेड द फोटोग्राफिक प्लेट, ये फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करती हैं। लाइक गामा रेज दे कॉज फ्लोरेसेंस, ये फ्लोरेसेंस भी जनरेट करती हैं। जब मेटल सल्फाइड, जब ये मेटल सल्फाइड यानी कि तरीके से जिंक सल्फाइड पे गिरती हैं तो ये फ्लोरेसेंस चमक पैदा करती हैं। दे कैन पेनिट्रेट थ्रू ह्यूमन फ्लैश बट आर स्टॉप्ड बाय द बोन्स। तो एक्सरेज भी क्या होती हैं, हमारे शरीर के अंदर तो जाती हैं लेकिन बोन्स के थ्रू स्टॉप हो जाती हैं, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जाएंगी, पेनिट्रेट भी कर लेंगी कई जगह से, लेकिन जहां पर स्टोन होगी वहां स्टॉप हो जाएगी। तो इसका मतलब आपने देखा होगा कि जब भी डॉक्टर्स वगैरह के पास जाते हैं, हमारी बोन्स वगैरह ब्रेक होती है तो डॉक्टर क्या कहता है, एक्सरे करवाइए। तो वो एक्सरे देता है और आप उसमें एक्सरे को देख के पता चल जाता है कि हड्डी वगैरह कहाँ टूटी है। क्यों, क्योंकि जो लाइट रे पास हो जा रही है वो तो पूरी पास हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहां पास नहीं होती तो वहां बोन है, तो बोन अगर कहीं से क्रैक है तो वहां से लाइट पास हो जाएगी, यहाँ वहां हल्की इमेज बनेगी।
तो इस तरीके से एक्सरे से हमें पता चलता है कि बॉडी के अंदर हमारे बोन्स वगैरह कहाँ क्रैक है। ठीक है, इसका यूजेस कह रहा है, दिखते हैं आगे। आगे कह रहा है बेटा, दे आर यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ फ्रैक्चर इन बोन्स, टीथ एटसेट्रा, जिसे कहते हैं रेडियोग्राफी, एंड फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस सच एज कैट स्कैन इन मेडिकल साइंस। X-ray is also used for the studying atomic arrangement in the crystal as well as in complex molecules. Okay बेटा, X-rays are used by the detective agencies to detect the concealed precious metal. तो ये precious metal वगैरह के लिए भी यूज की जाती है। ठीक है बच्चा, तो ये सब टोटल थ्योरेटिकल पार्ट में आएगा। ओके बेटा, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। ठीक है, तो बेटा इनको आप अच्छे से रीड करोगे तो 4 बार तो ये चीजें दिमाग में आ जाएंगी, बट आपको रीड जरूर करना है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस देख लेते हैं। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस कह रहा है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं जो कि इनका वेवलेंथ 100 एंगस्ट्रॉम से लेकर 4000 एंगस्ट्रॉम यानी कि 10 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर तक होता है। इन्हें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये विजिबल जो लाइट होती है हमारी, जो विजिबल रेंज होती है, यानी कि विजिबल रेंज के नीचे की, ऊपर की, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट। The ultraviolet part of the spectrum was first detected by the Professor J. Ritter in 1801. इसका डिटेक्शन कैसे किया गया? कह रहा है सिल्वर क्लोराइड solution is exposed to the electromagnetic wave starting from the red to the violet end and then beyond it. It is observed that from the red to the violet end the solution remain almost unaffected. अब देखिएगा क्या कह रहा है, सिल्वर क्लोराइड का सोल्यूशन लिया गया और उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को दिखाया गया। तो जब तक आप रेड टू वायलेट गए तब तक तो सोल्यूशन अनइफेक्टेड था, कोई फर्क नहीं आ रहा था। लेकिन बट जस्ट बियॉन्ड द, जैसे ही आप वायलेट के बाद गए, जस्ट बियॉन्ड द वायलेट एंड द सोल्यूशन फर्स्ट टर्न्स द वायलेट एंड फाइनली बिकम द डार्क ब्राउन। तो ये देखा गया कि जैसे रेड टू वायलेट यानी कि विजिबल रेंज की लाइट जब तक जा रही थी वेव्स, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही बेटा वो वायलेट के बाद गया तो पहले जो आपका सोल्यूशन था वो पहले वायलेट कलर का हुआ, उसके बाद डार्क ब्राउन हो गया और फिर ब्लैक टाइप का। ठीक है, इट शोज दैट देयर एग्जिस्ट सर्टेन रेडिएशन, और इससे ये पता चला कि वायलेट के बाद भी कुछ रेडिएशंस हैं बियॉन्ड द वायलेट एक्सट्रीम और द विजिबल पार्ट विच आर केमिकली मोर एक्टिव देन द विजिबल लाइट, यानी कि उसके बाद भी कुछ और हैं जो कि विजिबल लाइट से ज्यादा रिएक्टिव हैं। These radiations are called the ultraviolet radiations और actinic ray। ठीक है, इन्हें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या एक्टिनिक रे भी बोलते हैं। ठीक है, अगला डिटेक्शन कह रहा है द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कैन बी डिटेक्टेड बाय देयर केमिकल एक्टिविटी ऑन डाइज एंड द फोटोग्राफिक प्लेट। तो फोटोग्राफिक प्लेट या डाइज वगैरह पे भी ये केमिकल इफेक्ट करते हैं। द स्पेक्ट्रम ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज ऑब्टेन्ड व्हेन दे आर पास थ्रू द क्वार्ट्ज प्रिज्म इन द प्लेस ऑफ ग्लास। ठीक है, अगर मैं क्वार्ट्ज प्रिज्म से इनको पास करता हूं तो ये ऑब्टेन हो जाते हैं प्रिज्म बिकॉज द ग्लास एब्सॉर्ब दीज रेडिएशन। स्पेक्ट्रम ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये देखो क्या कह रहा है कि बेटा अगर आप क्वार्ट्ज प्रिज्म से इनको पास करते हैं तो ये डिटेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है प्रॉपर्टीज, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कह रहा है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कैन पास थ्रू क्वार्ट्ज बट दे आर एब्सॉर्ब्ड बाय ग्लास। ये क्वार्ट्ज से क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं, लेकिन ग्लास में क्या होते हैं बेटा, ये एब्सॉर्ब हो जाते हैं। Therefore, to obtain the ultraviolet spectrum from, यानी कि जो ग्लास प्रिज्म है वहां से जब पास किया जा रहा था तो वायलेट तक ही आ रहा था, इसीलिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का पता नहीं चल रहा था। तो कह रहा है द स्पेक्ट्रम फ्रॉम इट्स सोर्स अ क्वार्ट्ज प्रिज्म इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए ग्लास प्रिज्म। तो अगर आपको इसको देखना होगा तो आप क्वार्ट्ज के प्रिज्म का यूज करेंगे, ना कि एक ग्लास प्रिज्म का। कह रहा है फॉर द सेम रीजन द अल्ट्रावायलेट बल्ब हैव द एनवेलप मेड ऑफ क्वार्ट्ज इंस्टेड ऑफ ग्लास। इसीलिए जो अल्ट्रावायलेट बल्ब्स आते हैं उनका एनवेलप क्वार्ट्ज का बना होता है, ना कि ग्लास का, क्योंकि ग्लास से वो रेडिएशंस क्या होते हैं बेटा, एब्सॉर्ब हो जाते हैं। अगला, these radiation travel in the straight line with a speed of 3 into 10 to the power 8 meter per second in vacuum। इनकी स्पीड कितनी होती है, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड की होती है। ठीक है, आगे they are usually scattered by the dust particle present in the atmosphere। एटमॉस्फेयर में जो डस्ट पार्टिकल है उनकी वजह से ये स्कैटर होते हैं। they obey the law of reflection and the refraction।
दे स्ट्रांगली अफेक्टेड द फोटोग्राफिक प्लेट एज दे आर केमिकली मोर एक्टिव देन द विजिबल लाइट। ये विजिबल लाइट से ज्यादा एक्टिव है, इसलिए ये केमिकल रिएक्शन यानी कि केमिकली एक्टिव ज्यादा होती है। दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस ऑन इट स्ट्राइकिंग द जिंक सल्फाइड स्क्रीन। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर ये फ्लोरोसेंस यानी कि चमक पैदा करती हैं, ठीक है। इनके कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं। हार्मफुल इफेक्ट कह रहा था, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कॉज हेल्थ हैजार्ड लाइक स्किन कैंसर इन ह्यूमन बॉडी इज एक्सपोज्ड टू देम फॉर ए लॉन्ग पीरियड। तो यानी कि अगर हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में बहुत ज्यादा देर तक रहते हैं तो हमें स्किन कैंसर होने का खतरा होता है, ठीक है। आगे कह रहा है, यूजेस ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फॉर द स्टेरिलाइजिंग पर्पस। स्टेरिलाइजिंग पर्पस में हम इसका यूज करते हैं। फॉर डिटेक्टिंग द प्योरिटी ऑफ जेम्स, एग, घी, हम प्योरिटी चेक करने में इसका यूज करते हैं। प्रोड्यूसिंग विटामिन डी इन द फूड ऑफ प्लांट एंड एनिमल। तो प्लांट एनिमल वगैरह में विटामिन डी को प्रोड्यूस करने में इनका यूज होता है, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा विजिबल लाइट रेंज। विजिबल लाइट रेंज आपको पता है, इनकी जो वेवलेंथ की रेंज होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है और इन्हें विजिबल रेडिएशंस कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इन्हीं के प्रेजेंस में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। लिखा है, बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ द रेडिएशन अदर ऑब्जेक्ट आर सीन बाय अस। द विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम वाज डिस्कवर्ड बाय न्यूटन व्हाइल द पासिंग द सनलाइट थ्रू ए प्रिज्म। न्यूटन ने डिस्कवर किया कैसे, प्रिज्म से सनलाइट को पास किया। द प्रोमिनेंट कलर ऑफ द विजिबल लाइट आर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड द रेड। ये 7 कलर होते हैं। यूजेस, द विजिबल लाइट इज यूज्ड इन फोटोग्राफी, इन द फोटोसिंथेसिस एंड सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस। तो इनका यूज कहां होता है, फोटोग्राफी में, फोटोसिंथेसिस में, और बाकी हम तो इसका यूज हर जगह करते हैं क्योंकि चीजों को हमें देखना होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, इंफ्रारेड रेडिएशंस। क्या है बेटा, इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन क्या होते हैं, रेड के बाद के। These are the electromagnetic waves of wavelength in the range of 8000 angstrom to 10 to the power 7 angstrom, ठीक है। ये 800 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर तक होता है। The infrared part of the spectrum was first detected by William Herschel in about 1800। तो विलियम हर्शल ने 1800 में इस स्पेक्ट्रम को देखा था, ठीक है। इसका डिटेक्शन कैसे हुआ, कह रहा है, इफ अ थर्मोमीटर हैविंग इट्स बल्ब ब्लैकेंड, अगर मान लीजिए कोई थर्मामीटर है उसके बल्ब को काला कर दिया गया, एंड मूव फ्रॉम द वायलेट एंड, ब्लैकेंड इज मूव्ड फ्रॉम द वायलेट एंड एंड टुवर्ड्स द रेड एंड of the spectrum of the visible light, it observed that there is a very slow rise in temperature। तो कह रहा है, if the thermometer having a bulb blackened is moved from violet towards the red, और इसको violet कलर से लेके रेड कलर की तरफ मूव करते हैं, तो इसके स्पेक्ट्रम को हमको ये दिखाई देगा कि इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, स्लोली राइज होता है बेटा। बट व्हेन दिस थर्मोमीटर इज मूव्ड बियॉन्ड द रेड एक्सट्रीम, और जैसे ही ये रेड एक्सट्रीम के बियॉन्ड जाता है, द रैपिड राइज, तो बहुत तेजी से राइज होना स्टार्ट होता है टेम्परेचर। इसका मतलब ये हो गया कि द पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम बियॉन्ड द रेड, यहाँ रेड है बेटा, ये मैंने यह फेड दिखाई रहा है, ये रेड है, ये याद रखिएगा बेटा, ये रेड है, ठीक है, बियॉन्ड द रेड, ठीक है, बियॉन्ड द रेड एक्सट्रीम, यानी कि जैसे ही रेड एक्सट्रीम के बाहर बियॉन्ड गया, विजिबल लाइट हैज ए सर्टेन रेडिएशन व्हिच प्रोड्यूसेस ए स्ट्रॉन्ग हीटिंग इफेक्ट, यानी कि उसके बाद भी कुछ ऐसा था जो कि एक स्ट्रॉन्ग हीटिंग इफेक्ट को जनरेट किया, और वो था इंफ्रारेड, बट दे आर नॉट विजिबल, सो दीज रेडिएशन आर कॉल्ड इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है। आगे कह रहा है, अ थर्मोकॉइल कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिटेक्ट द हीट रेडिएशन, हम थर्मोकॉइल का भी यूज करते हैं। द गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड विद द थर्मोकॉइल शो द डिफ्लेक्शन व्हेन द इंफ्रारेड रेडिएशन फॉल ऑन द थर्मोकॉइल। तो थर्मोकॉइल को हम लोग क्या करते हैं, कह रहा है, द गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देते हैं, और उसके बाद मतलब इंफ्रारेड जैसा रेडिएशन हमको कोई मिलता है तो थर्मोकॉइल पे उसका इफेक्ट हमें दिखाई देता है, ठीक है। कह रहा है आगे, the spectrum of infrared radiation is obtained by using a rock salt prism। हम rock salt prism का यूज करके इसका डिटेक्शन कर सकते हैं, because the rock salt prism does not absorb the infrared radiation। कैसे पता करते हैं, क्योंकि rock salt जो है वो इसके रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करता, इसलिए हम इसका प्रिज्म यूज करके हम देख सकते हैं। Whereas the glass prism absorb, ग्लास प्रिज्म तो सबको एब्जॉर्ब करता है, केवल विजिबल को छोड़कर। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं बेटा। प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है, कह रहा है, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन लाइक लाइट
with an equal speed of 3 into 10 to the power 8 meter per second in vacuum. अगला, they obey the law of reflection and refraction. If the source is placed at the focus of a parabolic mirror, the parallel infrared beam obtain a burning glass focus the infrared radiation of short wavelength obtained from the sun on a paper due to which the paper chart burns. ठीक है, तो हम ये भी देख सकते हैं कि ये रिफ्लेक्शन के लॉ वगैरह को फॉलो भी करता है और ये बहुत हमें इंफ्रारेड लैंप्स वगैरह हमारे पास होते हैं, पैराबोलिक मिरर वगैरह से जब लाइट रे रिफ्लेक्ट वगैरह होती है तो हम इनको देख सकते हैं। आगे कह रहा है दे डू नॉट इफेक्टेड द ऑर्डिनरी फोटोग्राफिक फिल्म, ये ऑर्डिनरी फोटोग्राफिक फिल्म जो होती है उनको डिटेक्ट इफेक्ट नहीं करती। हाउएवर ए स्पेशली ट्रीटेड फोटोग्राफिक फिल्म इज इफेक्टेड, तो कुछ स्पेशल काइंड ऑफ फोटोग्राफिक जो होती है उनको इफेक्ट करती है। आगे कह रहा है दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय ग्लास, ये ग्लास से एब्जॉर्ब होती है, बट दे आर पास बाय द रॉक सॉल्ट, दे आर डिटेक्टेड बाय देयर हीटिंग प्रॉपर्टी, ये अपनी हीटिंग प्रॉपर्टी से इनको डिटेक्ट किया जा सकता है। आगे कह रहा है ब्लैक एंड बल्ब थर्मोमीटर और ए थर्मोपाइल। ठीक है, आगे क्या कह रहा है दे आर स्कैटर्ड लेस बाय द एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर से कम से स्कैटर्ड होती है बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग वेवलेंथ, क्योंकि इनकी वेवलेंथ क्या होती है बेटा, लॉन्ग होती है। ठीक है, hence they can penetrate deep in atmosphere even a fog, यानी कि ये फॉग में भी बहुत ज्यादा क्या करती हैं, पेनिट्रेट करती हुई आगे निकलती हैं। इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, क्या क्या होते हैं, अ हाई डोज ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन में कॉज स्किन बर्न, इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से हमें स्किन बर्न हो जाता है। ठीक है, इसके कुछ यूजेस देख लेते हैं। यूजेस में कह रहा है द इंफ्रारेड रेडिएशन आर यूज्ड टू द थेराप्यूटिक पर्पस बाय द डॉक्टर, डॉक्टर्स के थ्रू यूज होता है। They are used in the photography at night and also in the mist and fog because they are not much scattered, so they can penetrate appreciably through it. तो कह रहा है इनका यूज हम फोटोग्राफी में करते हैं, और फोटोग्राफी में इनका यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ये फॉग या एटमॉस्फेयर के डस्ट पार्टिकल से बहुत ज्यादा स्कैटर नहीं होते। ठीक है, इस वजह से हम इनको यूज करते हैं। इंफ्रारेड लैंप्स आर यूज्ड इन द डार्क रूम फॉर डेवलपिंग फोटोग्राफ्स, जो डार्क रूम वगैरह होते हैं फोटोग्राफ के लिए, उसमें हम जो लैंप जलाते हैं वो इंफ्रारेड लैंप्स होता है। ठीक है, दे प्रोवाइड सम विजिबिलिटी विदाउट अफेक्टिंग द फोटोग्राफिक फिल्म, और इसका यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ये फोटोग्राफिक फिल्म को इफेक्ट नहीं करता और विजिबिलिटी को और बनाता है। दे आर यूज्ड इन द सिग्नल ड्यूरिंग द वार एज दे आर नॉट विजिबल एंड दे आर नॉट एब्जॉर्ब्ड मच इन द मीडियम। कह रहा है ये सिग्नल की तरह यूज होते हैं, वॉर वगैरह में सिग्नल की तरीके से यूज होते हैं, क्योंकि ये विजिबल भी नहीं होते और एब्जॉर्ब भी नहीं होते जल्दी। दे आर यूज्ड इन रिमोट कंट्रोल और टेलीविजन एंड द अदर गैजेट्स, ये रिमोट कंट्रोल, टेलीविजन और अदर ऐसे कुछ गैजेट्स में भी क्या होते हैं, ये इनका यूज होता है। ठीक है, अब जैसे रिमोट वगैरह कैसे चलता है, दूर से चलता है तो वो इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से चलता है। ठीक है, माइक्रोवेव्स, तो जो बेटा माइक्रोवेव्स की वेवलेंथ होती है वो 10 टू द पावर 7 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10 टू द पावर 11 एंगस्ट्रॉम तक होती है। इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है बेटा वो 3 into 10 to the power 11 to 3 into 10 to the power 7 हर्ट्ज होती है। इनके यूजेस क्या हैं, दे आर यूज फॉर द सैटेलाइट कम्युनिकेशन, माइक्रोवेव्स का यूज कहाँ करते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में करते हैं। फॉर एनालिसिस ऑफ द एटॉमिक एंड द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यानी कि एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की एनालिसिस के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। फॉर कुकिंग इन माइक्रोवेव्स, ओवन्स एंड द रडार कम्युनिकेशन, यानी कि माइक्रोवेव्स ओवन में माइक्रोवेव्स आती हैं, रडार कम्युनिकेशन सिस्टम में भी माइक्रोवेव्स जनरेट होती हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट रेडियो वेव्स। सो द लास्ट इज रेडियो वेव्स, दीज आर द वेव्स ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, यानी कि रेडियो वेव की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, लॉन्गेस्ट होती है। amongst all the electromagnetic waves, they have wavelength above the 10 meter or frequency below 3 into 10 to the power 7 hertz. They show all the properties of electromagnetic waves. ठीक है, इनके अंदर रेडियो वेव्स में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सभी प्रॉपर्टी होती है। इनका यूज क्या है, these waves are used in mainly in radar communication and also in the radio and the television transmission, but इस वेव का सबसे ज्यादा यूज हम कहां करते हैं,
देखिएगा टेलीविजन में, रेडियो सिस्टम में और कम्युनिकेशन में इनका सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो बेटा ये जो पार्ट था इस चैप्टर का, ये थ्योरेटिकल बेस पार्ट है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, आपको हर एक लाइन अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। तो जब आप हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके लिए परफेक्टली तैयार हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो हम लोग मिलेंगे बेटा फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, ख्याल करिएगा, बाय बाय।